देखिए, आज शुरुआत पड़ोसी देश नेपाल की से करेंगे। नेपाल आज जेन जी के विरोध प्रदर्शन से बेहाल हो गया है। वहां आज एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल की ओर खींचा। नेपाल में पहली बार रील्स के लिए सड़क पर खूनी संग्राम हुआ और हैरानी इस बात की है कि इस खूनी संग्राम में भ्रष्टाचार के आरोपों वाला तड़का भी लगा। नेपाल में आज 12,000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। काठमांडू समेत कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दोपहर को संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। कई प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गए। सत्ता के पावर हाउस संसद में कोहराम मचाकर ओली सरकार और सेना को खुली चुनौती दी। सवाल यह है कि सत्ता विरोधी इस लहर की मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है ओली सरकार का वो फैसला जिसमें कई सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। यही कारण है कि नेपाल में पहली बार है जब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बल्कि रील्स ना बना पाने को लेकर सड़कों पर युवाओं का आक्रोश दिखा। और इसमें अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में इस समय भी कर्फ्यू है। आधा नेपाल सेना के संगीनों के साए में। जेन जी किसे कहते हैं? नेपाल के जेन जी सरकार के सोशल मीडिया बैन वाले फैसले से इतने नाराज क्यों? नेपाल की इस हिंसा में घुसपैठियों वाली बात क्यों आ रही है? नेपाल पीएम ओली हिंसा के पीछे बाहरी मैसेंजर किसे बता रहे? सुलगते नेपाल में चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व वाली कौन सी लड़ाई सामने आ रही है? ये बातें क्यों उठ रही हैं कि काठमांडू में ढाका जैसा प्रदर्शन हो रहा है? सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले नेपाल से खौफनाक तस्वीरें देखिए। उग्र प्रदर्शनकारियों पर सेना के जवानों ने सरेआम गोली चलाई। युवाओं को रोकने के लिए सेना ने सामने से फायरिंग की है। आक्रोशित युवाओं ने बानेश्वर इलाके में सेना के वाहन को घेर लिया। नेपाल सरकार ने इलाके को सेना के हवाले किया। ये वायरल तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है ओली सरकार के सत्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए नेपाल सरकार ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव है। इस बीच खबर है कि नेपाल के गृह मंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया। बैठक में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंपा। बैठक में गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। नेताओं ने बल प्रयोग पर सवाल उठाए थे, जिससे भारी जनहानि हुई। कहानी इससे आगे भी है। सारी बातें जानने से पहले कुछ सेकंड में जेन जी के बागी तेवर को समझ लेते हैं, जिसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वाले शोले हैं। आंसू गैस, लाठी चार्ज, फायरिंग के बीच हिंसक प्रदर्शन ने ओली सरकार को बेचैन होने पर मजबूर कर दिया। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के पीछे वहां की जेन जी है। जेन का मतलब जनरेशन यानी कि पीढ़ी से है, और जी का मतलब है उस डेमोग्राफिक ग्रुप से जो मिलेनियल्स के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आता है। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो वर्ष 1981 से 1996 के बीच जन्मे हैं। ये वो पीढ़ी है जिसने बचपन में लैंडलाइन फोन और रेडियो कैसेट का इस्तेमाल किया, बाद में स्मार्टफोन जैसे डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। इसके बाद 1997 से लेकर वर्ष 2012 तक जन्मे बच्चे जेन जी कहलाते हैं। जेन जी ऐसी पहली पीढ़ी है जिसने डिजिटल दुनिया को पनपते देखा है और अपनाया भी है। इस पीढ़ी की हमेशा एक अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया तक पहुंच रही है। यानी जेन जी का मतलब 20 से 28 साल के वो युवा हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। नेपाल में जिनकी आबादी तकरीबन 53 लाख है। ये जनसंख्या नेपाल की कुल आबादी का 18% है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का दूसरा चैप्टर है सोशल मीडिया पर बैन का फैसला, जिसने सीधे तौर पर जेन जी को प्रभावित किया। असल में आज से 4 दिन पहले 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा भी दी थी, जो कि 2 सितंबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये बैन युवाओं की नाराजगी का बम बन गया। आक्रोश का ऐसा विस्फोट हुआ कि नेपाल की पूरी सरकार हिल गई। प्रदर्शनकारी जेन जी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि सोशल मीडिया से इनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया से होने वाली इनकी कमाई खत्म हो रही है। कई लोगों के रोजगार पर बड़ा असर हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। विदेशों में रहने वाले अपनों से बात करना
उनके लिए मुश्किल हो गया है, महंगा हो गया है। इसीलिए नेपाल के ये युवा ओली सरकार से नाराज हैं। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर हाथ में लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। पोस्टर पर इन नेताओं की तस्वीर के साथ वांटेड लिखा है। मतलब ये कि इनके टारगेट पर नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक है। यह तस्वीर ओली सरकार के लिए कई संदेश दे रही है। आंदोलनकारी छात्र सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले फैसले के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी आक्रोशित है। इनका गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि नेपाल की सरकार चलाने वाले बूढ़े हैं। मतलब यहां बूढ़ी सरकार है। यह लड़ाई बूढ़ी सरकार और जेन जी के बीच की है। नेपाल के युवाओं या जेन जी ने बूढ़ी सरकार वाला यह विमर्श क्यों छेड़ा है, इसे भी समझना जरूरी है। रामचंद्र पौडेल जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र करीब 73 साल है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेकर की उम्र करीब 61 वर्ष। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा, उनकी उम्र करीब 63 साल है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की उम्र 65 साल है। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग जो नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनकी उम्र करीब 67 साल है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का तीसरा चैप्टर बाहरी ताकतों पर है, जिसे समझने के लिए टाइमलाइन जरा ध्यान से देखिए। नेपाल के पीएम ओली एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन गए और उनके वहां से लौटने के बाद सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि पीएम ओली ने ऐसा चीन के बहकावे में आकर किया और इस सब के पीछे एक अजीब सा इत्तेफाक है। कहा जा रहा है कि जितने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया है वो सारी अमेरिका की कंपनियां हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जबकि नेपाल में चीन की सोशल मीडिया एक्टिव है। नेपाल में चीन के कई नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका नेपाल में चीन के बढ़ते वर्चस्व से परेशान है। आशंका है कि नेपाल के प्रदर्शनकारी युवाओं के पीछे अमेरिकी हाथ है। हालांकि नेपाल के आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ घुसपैठिए भी थे, जिनकी एंट्री से प्रदर्शन हिंसक हो गया, उग्र हो गया। लेकिन पीएम ओली ने इस प्रदर्शन पर अलग इशारा दिया। कहा है कि जनता मैसेज नहीं समझ पाई, मैसेंजर के कहने पर हमले कर रहे हैं। कौन है ये मैसेंजर? क्या वो मैसेंजर अमेरिका ही है? हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है। इस बीच TV9 ने से एक आंदोलनकारी ने यह भी कहा कि नेपाल में बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का किसी पार्टी या संगठन से संबंध नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की सच्चाई क्या है, शेख हसीना का तख्ता पलट करने के पीछे पाकिस्तान का रोल क्या था, यह बात पूरी दुनिया को मालूम है। इस सब के बीच में आपको बताते हैं कि भारत के पड़ोस में कब कब ऐसे आंदोलन से वहां की सरकारों की फिक्र बढ़ी है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ, जब म्यांमार की सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से हटा दिया। वर्ष 2022 में श्रीलंका की सत्ता विरोधी बड़ा संघर्ष हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ हंगामा किया था। आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग नाराज थे। जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे के परिवार देश छोड़ने को मजबूर हो गया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। अब नेपाल के युवा ओली सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल रहे हैं। यहां मुद्दा सोशल मीडिया पर बैन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बूढ़ी सरकार, भ्रष्टाचार समेत कई और बातें हैं जो ओली सरकार का संकट बढ़ा सकती है। फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, और इन दोनों का जिक्र एक ही लाइन में क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको पूरी खबर देखनी चाहिए। एक तरफ दुनिया के 2 हिस्सों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब सूचना, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन देश, समाज या सेना को गुमराह करना। फेक न्यूज से अफवाहें बढ़ती हैं, जिससे लोग गुमराह होते हैं, और पाकिस्तान और यूक्रेन कुछ यही कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का लाई डिटेक्टर टेस्ट, और फिर फैक्ट चेक करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दोनों पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वर्ष 1965 के युद्ध को लेकर एक खोखला और बचकाना दावा किया। उन्होंने 1965 की लड़ाई को पाकिस्तान की जीत बताया,
लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कम्युनिटी पोस्ट ने पाकिस्तान पीएम के दावों की पोल खोल दी। भारत के जवाब से पहले ही एक्स के जवाब ने शाहबाज को शर्मिंदा कर दिया, जबकि ज़ेलेंस्की ने टैरिफ को लेकर जहर उगलाया। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ को ज़ेलेंस्की ने सही ठहराया, जबकि सच्चाई यह है कि यूक्रेन खुद भारत से रूसी तेल खरीद रहा है। सिर्फ जुलाई महीने में ही यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डीजल भारत से इंपोर्ट किया है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। ऐसे में आज ज़ेलेंस्की का सच से सामना बहुत जरूरी हो गया है। पहले शहबाज शरीफ का लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। 6 सितंबर हमारे देश के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है। 60 साल पहले 1965 में हमारी सेना ने जनता के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम किया और साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र है जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। 1965 की वो अटूट भावना आज भी जिंदा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 1965 के युद्ध को लेकर सफेद झूठ बोलने से पहले यह भी नहीं सोचा कि इतिहास हर सच और झूठ का आईना होता है। शहबाज शरीफ के इस सफेद झूठ पर जब तक भारत जवाब देता, उससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने शरीफ को सच और झूठ का फर्क समझा दिया। एक्स के कम्युनिटी पोस्ट ने शहबाज को जवाब देते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति को भारत ने नाकाम किया और पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। सभी जानते हैं कि एक्स का यह जवाब पूरी तरह से निष्पक्ष है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया है। एक्स से किसी ने यह नहीं कहा कि 1965 के युद्ध का सच बताओ, बल्कि एक्स ने खुद इस पोस्ट को देखा और शहबाज शरीफ के झूठ से पर्दा हटा दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध पर शहबाज शरीफ को हिस्ट्री की कुछ क्लासेस लेनी होंगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हजारों पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों ने भेष बदलकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उरी, बारामूला और दूसरे इलाकों में तेज लड़ाई हुई। स्थानीय कश्मीरियों ने भी पाकिस्तानी घुसपैठियों का समर्थन नहीं किया। यहां पाकिस्तान की बड़ी हार हुई। इसके बाद 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। उसका मकसद जम्मू के अखनूर पर कब्जा कर भारत की सप्लाई लाइन को काटना था। फिर 6 सितंबर को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, लाहौर, सियालकोट और कसूर की ओर बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत केवल कश्मीर में ही जवाब देगा, लेकिन भारत ने सीधे लाहौर की तरफ हमला कर पाकिस्तान की योजना को चकनाचूर कर दिया। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। इसी दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर जमकर हमले शुरू कर दिए। भारतीय टैंक और पैदल सेना लगभग लाहौर तक पहुंच गई। यहीं पाकिस्तान की निर्णायक हार हो गई। कुछ महीने बाद 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोवियत संघ के ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं वापस लौट गईं, लेकिन आज भी 1965 के युद्ध को पाकिस्तान की बड़ी हार माना जाता है। तो अब शायद शहबाज शरीफ को समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे 1965 में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह हारा था। वैसे शहबाज शरीफ को अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, न कि भारत पाक युद्ध पर झूठ बोलना चाहिए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में मंत्रियों की प्राइवेसी कौड़ियों के दाम में बिक रही है। ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंत्रियों की निजी जानकारी चंद पैसों में बेची जा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों की लोकेशन 500 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 155 भारतीय रुपए में लीक हो रही है। पाकिस्तान के मंत्रियों और अधिकारियों का फोन रिकॉर्ड 2000 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 600 भारतीय रुपए में लीक हो रहा है। विदेश जाने वाले मंत्रियों का रिकॉर्ड 3000 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 1000 भारतीय रुपए में लीक हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान में 10,000 प्रभावशाली पाकिस्तानियों का डेटा 4 तरह से लीक किया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के डिजिटल प्राइवेसी की पोल खोल दी है। मिनट मिरर के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स के जरिए इस डेटा को लीक और फोन टैप किया जा रहा है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अब जांच की बात कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रभावशाली लोगों की गोपनीयता चंद पैसों में बिक रही है और शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। खैर, शहबाज शरीफ के बाद अब ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक करते हैं। ज़ेलेंस्की ने भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर जो बयान दिया है उससे साबित होता है कि ज़ेलेंस्की बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ये वही ज़ेलेंस्की है जो पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले पीएम मोदी को फोन लगाते हैं और अब अमेरिकी मीडिया को ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के उस फैसले को सही बताया है जिसमें ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कही। पहले आप ज़ेलेंस्की का यह बयान सुनिए, फिर ज़ेलेंस्की को टैरिफ वाला आईना दिखाएंगे। देखा आपने, ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही कदम है। अब लोगों ने ही सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बताएं कि आखिर भारत से रूसी डीजल कौन खरीदता है? भारत से रूसी डीजल कौन खरीदता है? चलिए हम भी ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक कर लेते हैं। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म नेफ्ट्रोनॉक के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने बेलारूस को छोड़कर भारत से डीजल इंपोर्ट करना शुरू किया। 2022 से 2025 तक यूक्रेन ने भारत से डीजल इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। 2024 से 2025 के बीच यूक्रेन से भारत का डीजल इंपोर्ट 1.9% से बढ़कर 10.2% हो गया। इस वर्ष सिर्फ जुलाई महीने में यूक्रेन ने भारत से 15.5% 15.5 15.5% डीजल इंपोर्ट किया है। अब जल्दी से यूक्रेन को डीजल एक्सपोर्ट करने वाले बड़े देशों को भी देख लेते हैं। जुलाई में यूक्रेन को डीजल निर्यात करने वाले देशों में स्लोवाकिया 15%, भारत से कम। ग्रीस 13.5%, भारत से कम। तुर्की लगभग 12.5%, भारत से कम। और लिथुआनिया लगभग 11.5%, यह भी भारत से कम। आप सोचिए भारत ने कितना डीजल एक्सपोर्ट किया है? 15.5%, और ये टॉप पर है। ज़ेलेंस्की भारत से सबसे ज्यादा डीजल खरीद रहे हैं, जबकि वो ये भूल गए कि ये वही ईंधन है जो रूस से भारत आता है। यानी घुमा फिराकर ज़ेलेंस्की एक तरह से रूस के ही ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला सही है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन लगता है कि ज़ेलेंस्की में सच कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये वही ज़ेलेंस्की हैं जो रूसी हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ भी कर रहे हैं। खैर, अब एक ऐसी खबर जिसमें डीजल तो नहीं लेकिन आग बहुत ज्यादा है। फिक्र आपकी जेब की। हाल ही में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% जीएसटी को खत्म किया। सरकार का यह फैसला एक राइट डायरेक्शन में था, लेकिन प्राइवेट कंपनियां या इंश्योरेंस कंपनियों का क्या कहना? अगर आपको यह लग रहा है कि अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा, तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से मिलने वाले आपके शुद्ध लाभ पर किसी की गिद्ध दृष्टि है। अभी तो आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी वाली छूट मिलनी शुरू भी नहीं हुई है और आपके फायदे को उड़ाने के लिए गिद्ध पहले ही तैयारी कर चुके हैं। इससे जुड़ी एक नई रिपोर्ट आई जो आपकी जीरो जीएसटी वाली उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। रिपोर्ट है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च की, जिसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिलेगा। अब बीमा कंपनियां ग्राहकों से 3 से 5% ज्यादा प्रीमियम वसूल कर सकती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलने की वजह से बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। बीमा कंपनियां अपने खर्च की भरपाई ग्राहकों से ज्यादा प्रीमियम लेकर करेंगी। मतलब यह हुआ कि बीमा कंपनियों की गिद्ध दृष्टि ग्राहकों को मिलने वाले फायदे पर टिक गई है और सरकार की राहत से 2 कदम आगे निकलकर इन बीमा कंपनियों ने ग्राहकों के शुद्ध लाभ में डाका डालने का प्लान तैयार कर लिया, जिससे आपको कम प्रीमियम का थोड़ा लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसमें पेच कहां पर है। सरकार तो दशहरे के पहले दिन से ही आपको जीएसटी वाला फायदा देना चाहती है, लेकिन बीमा कंपनियां क्यों अपनी कैंची से उस फायदे को काटने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब तक जो बीमा कंपनियां ग्राहकों से 18% जीएसटी लेती थी, उसका इस्तेमाल वो अपने खर्चों को कवर करने के लिए भी करती थी, जैसे एजेंट्स का कमीशन, कंपनी की मार्केटिंग, ऑफिस का किराया या फिर दूसरे खर्च जो करती है।
इन खर्चों पर बीमा कंपनियां जो जीएसटी देती थी उन्हें आपसे मिलने वाले जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर एडजस्ट कर लेती थी और बाकी पैसा सरकार को दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया, तो बीमा कंपनियां अपने टैक्स को बचाने के लिए नया तकड़म निकाल सकती हैं और वो है प्रीमियम बढ़ाने का। लीजिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये हाल है इनका। मान लीजिए अब तक आप 20,000 रुपए के प्रीमियम पर 18% जीएसटी के हिसाब से 23,600 रुपए देते थे, तो कंपनी अपने खर्चों को ग्राहकों से मिलने वाले जीएसटी से कैसे एडजस्ट करती थी वो देखिए। जैसे अगर कोई कंपनी ऑफिस रेंट के लिए 4,000, एजेंट कमीशन के लिए 3,000 और मार्केटिंग पर 3,000 रुपए खर्च करती थी, तो इस 10,000 के खर्च पर 18% जीएसटी के हिसाब से उन्हें 1,800 रुपए देने होते थे। इसी 1,800 रुपए के जीएसटी को बीमा कंपनी ग्राहकों से मिलने वाले 3,600 रुपए से निकाल अपना खर्च मैनेज करती थी और बाकी के पैसे सरकार को देती थी। इस पूरे प्रोसेस को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन नए बदलाव के बाद आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो कंपनी क्या करेंगी? इसलिए उसने आपके शुद्ध लाभ को लूटने की तैयारी कर ली है। और ये सिर्फ एक मॉडल है। सोचिए अगर बाकी के मामले में भी कंपनियों ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला निकाल लिया, तो आपकी झोली में जीएसटी लाभ के नाम पर सिर्फ कुछ चिल्लड़ ही बचेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां यह कह रही हैं कि अगर आप जो है इंश्योरेंस जीरो कर रहे हो, कोई भी टैक्स जीरो मतलब 5% में आप नहीं डाल रहे हो, तो ये जो आईटीसी हमको एज ए कॉस्ट होगा, जो अप्रॉक्स 5 to 7% हम रिकवर कर लेते थे कस्टमर से, अब वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट जो है वो चाह रही हैं कि हम प्रीमियम बढ़ा के रिकवर करें, क्योंकि ये अगर हमें जीएसटी रिकवरी इस पे नहीं है एज आईटीसी, तो हम तो हमारे बैलेंस शीट में, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा बुक हो जाएगा, तो हमारा लॉस उतने से बढ़ जाएगा। तो ये हमें जो है कस्टमर से रिकवर करना चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट जो है 5% जीएसटी डाल के रिकवरेबल जीएसटी लाए, सो दैट जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो P&L आइटम की जगह बैलेंस शीट आइटम बना रहे और हम इसको पीएल में चार्ज ना करें। तो ये टेक्निकल और व्यवहारिक दिक्कत इंश्योरेंस कंपनियों के सामने आ रही है, जिसकी मांग उन्होंने सरकार से की है। रूमर सुनाई दे रहे हैं कि शायद इंश्योरेंस कंपनी 5%, 6% प्रीमियम बढ़ा देगी। अब तक ये कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुई है, तो आप इस बात पे भरोसा ना करें और वील हैव टू वेट। 22 सितंबर के बाद में अगर जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी अपडेट्स आएंगे, उसको हमें फॉलो करना है। वैसे जीएसटी की चिंता छोड़िए, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास भी होगा या नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना रिजेक्ट हो जाता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े फिक्र बढ़ाने वाले हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट किए, जो वर्ष 2022-23 से 19% ज्यादा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा खारिज किए गए थे। यानी आप ये सोचकर अपनी सैलरी से हर महीने या सालाना प्रीमियम भरते हैं कि भगवान ना करे अगर आपको अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से भर्ती होना पड़े और उसके इलाज में कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो ये इंश्योरेंस कंपनियां संकट के समय में आपके मित्र के तौर पर खड़ी रहेंगी, जैसा इन कंपनियों के विज्ञापन में दावा किया जाता है। लेकिन असल में इन दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फर्क है। अब आपको बीमा कंपनियों की एक और सच्चाई दिखाते हैं। ये ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा छप्पर फाड़ कलेक्शन जमा किया जा रहा है, धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी निकाली जा रही है, लेकिन जब क्लेम पास कराने की बात आती है तो कई बार पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी कह दिया जाता है कि क्लेम पास नहीं हो सकता। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार 2023 और 24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की, 11 लाख 19 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, लेकिन क्लेम सिर्फ 7 लाख 66 हजार करोड़ रुपए के पास हुए, जबकि 3 लाख 53 हजार करोड़ के दावे किसी ना किसी वजह से खारिज कर दिए। यानी बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने में तो चैंपियन हैं, लेकिन आपके जीएसटी वाले शुद्ध लाभ पर
उनकी नजर टिकी। 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का तोड़ निकालने के लिए ब्रिक्स देशों ने आज इमरजेंसी मीटिंग की है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा शामिल हुए। इस मीटिंग में विदेश मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया को असफल कर रही है। आज ब्रिक्स बैठक का फोकस अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का है। भारत में चीन के राजदूत शू फाइहोंग ने भारत चीन रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य को मिलकर गढ़ा जा सकता है। भारत और चीन को इतिहास से सबक लेकर शांति और सहयोग की मशाल आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक अलग अलग मोर्चों पर लड़े, जबकि भारतीय कामगारों ने चीन के लिए रणनीतिक माने जाने वाले लेडो रोड का निर्माण किया। भारत और इजरायल ने आज एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पारस्परिक निवेश को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को विस्तार करना है। इस डील को लेकर वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर पूरी जानकारी दी है। दूसरी ओर इजरायली मंत्री ने कहा है कि भारत और इजरायल दोनों आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को कहा कि वो आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करे। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण न होगा। फिलहाल चुनावी राज्य बिहार में SIR के लिए 11 निर्धारित दस्तावेज हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और अगर आयोग चाहे तो इसकी प्रामाणिकता की जांच करवा सकता है। अब इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो सोमवार को होगी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। ये कानून रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाता है, जिसके खिलाफ कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डन नाम दिया है। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमिर अहमद डार के रूप में हुई है। वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारत ने PNB से हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाले भगोड़े मेहुल चौकसी को बेल्जियम से वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी है। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया कि चौकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। भारत ने बेल्जियम को भरोसा दिलाया है कि चौकसी को ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत विरोधी बयान दिया है। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकाली है। अपनी नई पोस्ट में नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और इसे ब्लड मनी बताया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल नहीं खरीदा था। ये खून का पैसा है और लोग मर रहे हैं। इजरायल के यरूशलेम में आज एक आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यरूशलेम के रमोत जंक्शन के एक बस स्टॉप पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। गोलीबारी करने वाले हमलावरों को IDF सैनिक और एक हथियारबंद नागरिक ने घेर लिया और गोली मारकर ढेर कर दिया। PM नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। फिक्र में अब एक ऐसी खबर जिसने आपकी जिंदगी की फिक्र बढ़ा दी है। हम बात कर रहे हैं उस एयर कंडीशनर की जिसका इस्तेमाल इस वक्त आप सभी अपने दफ्तर या घर या कार में करते होंगे, लेकिन गर्मी से राहत देने वाला यही AC कैसे बम बन सकता है, जरा ध्यान से देखिए। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां AC कंप्रेसर में ब्लास्ट की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 50 वर्ष के सचिन कपूर, 48 वर्ष की उनकी पत्नी रिंकू कपूर और 13 वर्ष की बेटी शामिल है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि AC का कंप्रेसर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर फटा, जबकि दूसरे फ्लोर पर मौजूद फ्लैट में सचिन अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। धमाके के बाद धुआं पहले फ्लोर से उठा और दूसरे फ्लोर के कमरे में भर गया। इसी में दम घुटने की वजह से सचिन, रिंकू और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनका 24 वर्ष का बेटा किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वैसे तो ये खबर आज कई लोगों को छोटी और सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने इसे प्राथमिकता दी है और आपको AC बम से सावधान करने वाली फाइल बनाई है। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे AC बम वाली टिक-टिक है। सुबह
सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई और वो जो आग है वो एसी ब्लास्ट होने से लगी। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये जो इस आग की लपटों ने एक परिवार को जो है वो निगल लिया। मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। उस परिवार में पिता, पुत्री और माँ बेटी की, तीनों ही लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और जो बेटा है वो किसी तरह से कूद कर यहाँ से निकल पाया। मेरे ही घर में लगी, मेरे ही स्प्लिट पे लगी, वो सारा आग नीचे गिरी है और फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया, सो रही थी। लेकिन सेकेंड फ्लोर के लोग पूरा फैमिली जो है वो चली। वो एक्चुअली आप अगर उनका फ्लोर देखेंगे उसमें आग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो बाहर को भाग गए। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे ना, इसकी वजह से पूरे घर में आग लगी है। ये लोग तो बच गए हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर दम घुटा है, जो अंदर से सीढ़ियों में से धुआं गया है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो है दम घुट गया। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी पे शॉर्ट सर्किट से जो धुआं ऊपर गया, तो सेकंड फ्लोर पे जो सो रहे थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, एक डॉगी की डेथ हुई है, उनका बेटा है आर्यन, वो बच गया। फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलोनी। हवाई की एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इसके अलावा घर की वायरिंग पुरानी थी जो लोड नहीं झेल पाई। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर कोई एसी अचानक बम क्यों बन जाता है। जैसे एसी में ब्लास्ट की बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसलिए ध्यान दें, एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण है खराब मेंटेनेंस। इसलिए एयर कंडीशन को वक्त पर सर्विस करना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमी हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और एसी फट जाएगा। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए। दिन के वक्त कोशिश करें कुछ घंटे बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें और दोबारा चलाएं। एक और ज़रूरी बात, एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिनों में ज़रूर साफ़ करें, जिससे हवा अच्छी तरह पास हो। इसके अलावा जिस वायरिंग के भरोसे एसी चलाया जा रहा है उसका दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। अगर ये सावधानी बरती जाएगी तो एसी को बम बनने से बचाया जा सकता है। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। अब से कुछ घंटे बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव शुरू होने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल है, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। सरकार बनाम विपक्ष की जोरदार लड़ाई में यह मुकाबला काफी रोचक हो गया है। हालांकि फैसला संख्या बल से होगा जो सरकार के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मामला दिलचस्प बना दिया। दांव पेच खेले जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले दो दलों के रुख से यह चुनाव अलग मोड़ पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। चुनाव के लिए संसद में मतदान कल सुबह 10 बजे शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। देर शाम तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने वोट से यह फैसला करेंगे कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। कुल 781 सांसद मतदान करेंगे। इनमें राज्यसभा के 239 सदस्य हैं, जिनमें 12 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। 6 सीटें अभी खाली हैं। इसी तरह लोकसभा के कुल 543 में से 542 सांसद वोट करेंगे। 1 सीट यहां भी खाली है, यानी कुल 781 सांसद मतदान में हिस्सा लेंगे। उस आधार पर बहुमत का आंकड़ा 391 का बनता है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीआरएस और बीजू जनता दल ने चौंकाने वाला ऐलान किया। दोनों दल इस चुनाव से दूर रहेंगे, यानी दोनों दल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। राज्यसभा में बीजेडी के 7 जबकि बीआरएस के 4 सांसद हैं। लोकसभा में इन दलों का एक भी सदस्य नहीं है। इस हिसाब से अब बहुमत का आंकड़ा भी बदल जाएगा। अगर बीजेडी और बीआरएस के 11 सांसदों को हटा दें तो वोट करने वाले बचे कुल सांसदों की संख्या 770 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 386 हो जाएगा। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जबकि विपक्ष की ओर से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से, राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से। राधाकृष्णन बीजेपी संगठन के वफादार और विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं, कई राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। वहीं सुदर्शन रेड्डी न्यायपालिका बैकग्राउंड से हैं। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं।
बीजू जनता दल ने ये निर्णय लिया है कि कल के उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजू जनता दल एब्सटेन करेगी। बीजू जनता दल एनडीए और इंडिया अलायंस से इक्विडिस्टेंट है। Well, the BRS waited till today, and after weighing all the options, we have taken a conscious decision to abstain from the election. इस सब के बीच में मॉनसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। इनके इस्तीफे का कारण ये चुनाव हो रहा है। प्लानिंग दोनों तरफ से है। एनडीए के सांसदों को अलग अलग समूह में बांटा गया है, जो वोटिंग से पहले सुबह नाश्ते पर फिर मिलेंगे और फिर एक साथ संसद के लिए रवाना होंगे। सरकार के अलग अलग मंत्रियों को इन समूह को एकजुट रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर संसद का समीकरण देखें तो लोकसभा में 298 सीटें, जबकि विपक्ष की संख्या 234 है। राज्यसभा में 132 और विपक्ष का नंबर 77 है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों सदन में एनडीए का नंबर 430 का है, जबकि विपक्ष की संख्या 311 है। इनके अलावा अन्य सांसद हैं। इनमें जगन रेड्डी का समर्थन एनडीए को मिल चुका है। एक सांसद एक ही वोट डाल सकता है, लेकिन जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए वो अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं। आज सरकार और विपक्ष के सांसदों ने कल के मतदान की प्रक्रिया भी समझी। उन्हें बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई। फिलहाल निर्दलीय के अलावा स्वाति मालीवाल और गिरधारी लाल यादव जैसे अपना दल से अलग थलग सांसदों को मिलाकर 10 सदस्य ऐसे हैं जिनका वोट किस तरफ जाएगा या वो वोट करेंगे ये साफ नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। समर्थन को आधार बनाकर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी बार बार यह कहकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई वैचारिक है और ये मतदान सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की भावना के लिए है। त्योहार आने वाला है, क्या साथ में तनाव भी आने वाला है? क्या भारत में त्योहार तनाव का दूसरा नाम बन गए हैं? क्या त्योहार बिना पत्थरबाजी के नहीं मना सकते हैं? त्योहारों पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है? त्योहारों पर पत्थरबाजी संयोग है या साजिश? क्या त्योहार अब भाईचारे नहीं बैर बढ़ा रहे हैं? ये 5 सवाल इसलिए क्योंकि कल देश में कई जगहों पर गणेश विसर्जन किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर इसको लेकर बवाल हो गया। गणेश विसर्जन की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और टारगेट करके हंगामा करने का आरोप लगा। सबसे पहले आपको कर्नाटक के मांड्या का हाल बताते हैं। यहां आज भी तनाव है। इस तनाव की वजह है कल गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी। आरोप है कि कल जब गणेश विसर्जन हो रहा था तभी कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिससे व्यापक अशांति फैल गई। दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजी से पहले 2 समुदाय के युवकों के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कल की पत्थरबाजी के बाद आज हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया। यानी कल पत्थरबाजी हुई, आज लाठीचार्ज। दोनों ही बातें शांति से दूरी बनाने वाली। कल और आज की घटना पर अब राजनीति हो रही है। ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಓಲೈಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ some sort of a stone pelting all that it is now controlled police have already arrested few people and everything is under control they have also capped section 144 also जो उनका मन में एक संशय है ये सरकार किसका है सरकार हिंदुओं को दमन करने का हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटक में कर रहा है पत्थर फेंका गणेश को अपमान किया प्रोसेशन में बाधा डाला उसको तुरंत ही अरेस्ट करना कार्रवाई करना In view of the yesterday's incident, a lot of people have been
taken into considered, verifying who is the actual accused. The situation is fairly under control. We have enough deployment of officers and staff for our, including our striking forces. We are fairly in control of the situation. वैसे अब मांड्या में भारी पुलिस बल की तैनाती है, जिसके बाद सब कुछ शांत है। पत्थरबाजी की दूसरी घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई। बुरहानपुर जिले के लालबाग इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया। जैसे पाठ समाप्त हुआ, आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे दोनों समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। इसमें 7 लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। फिलहाल 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। चालू हुआ, एक करके सब जमा हो गए और जैसा हनुमान चालीसा चालू हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो हम जाने लगे। उतने उन लोगों ने मतलब रोका और डायरेक्ट लड़ चालू कर दिए। उसमें मेरे को लड़ करके मैं उनको समझा रहा था। मेरे साथ में पुलिस वाले भी थे, मेरे साथ में पूरे पुलिस वाले की धार थी, लेकिन उसको प्रशासन से भी नहीं मान रहे थे वो लोग। पथराव जरूर हुआ है और इस कारण जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ FIR की जा रही है। बड़ौदा में ही पिछले साल भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तब भी मैंने प्रशासन से कहा था कि अगर दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे घटनाओं का रिपरकशन बार बार होगा। ऐसे किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा जो शांति में खलल डालते हैं। इस तरह के धार्मिक आयोजन में यदि ऐसी कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, ये निर्देश दी। कर्नाटक के मांड्या और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 अलग अलग समुदाय में झड़प हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ही आपस में भिड़ गए। दरअसल कानपुर के एक इलाके में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच अचानक तनाव बढ़ गया। आरोप है कि शिया समुदाय के एक युवक ने सोशल मीडिया पर इस्लाम के कुछ खलीफाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिससे सुन्नी समाज के लोग भड़क गए और दोनों समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। इस घटना से सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। आरोप है कि कुछ लोगों ने सिर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल शांत हुआ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।